नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल बातें ज़रूरी हैं। आज का मेरा वीडियो जो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बहुत ही जल्द माँ बनने वाली हैं या जिन्होंने अभी ही फ़िलहाल में अपने बेबी को डिलीवर किया है, जिन्होंने अभी हाल में ही अपने बेबी को जन्म दिया है। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे खुद 2 बच्चे हैं, मैं 2 बच्चों की मम्मा हूँ। मेरा बड़ा वाला बेटा जो है वो 3.5 साल का है और छोटा वाला बेटा जो है वो अभी 10 मंथ्स का है, वो अभी काफ़ी छोटा है। तो मैं आप सभी लोगों से ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली खुद ये फील किया कि मेरे को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान या पेरेंटिंग के दौरान मेरे को किस किस प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था और मुझे कौन कौन क्या क्या सजेशन देता था, क्या क्या एडवाइस करता था और मेरे लिए कितना ज़्यादा ये चैलेंजिंग रहा ये टाइम और कितना ज़्यादा कंफ्यूजन भी रहा इस टाइम में क्योंकि काफ़ी लोग एडवाइस करने वाले थे, आपको काफ़ी सजेशंस मिलते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी हम ये कंफ्यूज हो जाते थे कि हम उसे फॉलो करें या ना करें और अगर फॉलो करें तो किस हद तक फॉलो करें। वो इंसान जो भी हमें एडवाइस कर रहा है वो खुद से एक्सपीरियंस करके वो एडवाइस कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात होता है जनरेशन गैप, क्योंकि जिस टाइम पे वो अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो भी जनरेशन गैप के माध्यम से मुझे सोचना पड़ता था क्योंकि वो टाइम कुछ और था, अभी का टाइम कुछ और है। उस टाइम इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं था जितना पोल्यूशन अब इस प्रेजेंट टाइम में हो गया है। तो काफ़ी हद तक उस टाइम पे प्रॉब्लम्स कम आती थी और इस टाइम पे प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया कि क्या क्या हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और हमारा लास्ट ट्राइमेस्टर चलता है, हमारा 3rd ट्राइमेस्टर चलता है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। हमें डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें स्लीपिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे मूड स्विंग्स तो खैर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही चलते हैं क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं बिल्कुल। मतलब आपके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको कभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, आप कभी भी बहुत खुश हो जाते हैं, आप कभी भी रोने लग जाते हैं। तो ये सब होता है और ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। और स्ट्रेस आप कैसे नहीं लेंगे उसके लिए 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें। आप प्रेगनेंसी के दौरान फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा करें, बट आप करें। आप बहुत ज़्यादा आराम भी ना करें, आप फिज़िकल वर्क करें प्लस आप मेंटल वर्क करें। मेंटल वर्क में आप क्या कर सकते हैं, आप रीडिंग कर सकते हैं, आप अच्छी अच्छी नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पढ़ सकते हैं, अपनी पेरेंटिंग के रिगार्डिंग ही आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। आप अगर स्पिरिचुअल है तो आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं और आप योगा कर सकते हैं। योगा आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आप योगा में प्राणायाम एक्सरसाइजेज, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो आपको रिलैक्स, आपके माइंड को बहुत रिलैक्स रखेगी और आपको खुद में काफ़ी डिफरेंस फील होगा जब आप योगा करना शुरू करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना शुरू करेंगे। योगा का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप वो जो डिफ़िकल्ट पोस्चर्स होते हैं, जो आसना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, बेंडिंग वाले, वो सब अवॉइड करें। बट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, वो आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत अच्छी हैं। आप शांत रहेंगे उससे, आपका माइंड बहुत अच्छा मतलब खुद को आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्राणायाम एक्सरसाइजेस करें। और प्राणायाम एक्सरसाइजेस यूट्यूब पे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, तो आप उसको करें और उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, हमारा जो स्लीपिंग पोजीशन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। हमें रात में नींद नहीं आती है और बहुत लेट नींद आती है, सुबह जल्दी आँख खुल जाती है, जिसकी वजह से हमें पूरे दिन टायर्डनेस फील होता है और टायर्डनेस फील होने की वजह से बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम पिलो एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप सोएं तो आप
स्ट्रेट नहीं सो सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रेट नहीं सो सकती थी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है हमें। तो बेटर पोजीशन ये है कि आप हमेशा करवट लेके सोएं, अपने साइड में सोएं, और जो आपका टमी एरिया है, टमी एरिया पे एक पिलो का सपोर्ट लगाएं, प्लस आप अपने जो पैर, दोनों पैर हैं उनके बीच में एक पिलो रखें। तो आपको काफ़ी हद तक कंफर्ट फील होगा और आपको सोने में भी अच्छा लगेगा, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ये चीज़ आप कर सकते हैं उसमें कि आप पिलो यूज़ कर सकते हैं अपने स्लीपिंग के दौरान। और फिर उसके बाद जब हम बेबी को डिलीवर करते हैं तो हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। देखिए, होता क्या है कि सबसे ज़्यादा हमें ये टेंशन होती है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन डिलीवरी होगी, और मैं जानती हूँ ज़्यादातर मदर्स ये प्रेफर करते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ये टेंशन दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, ये काम डॉक्टर का है, और आपको जो डॉक्टर एडवाइस करें आप उसी पे ही चलें। आजकल मतलब लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर्स अपने पैसे बनाने के चक्कर में आपको ज़्यादातर सिजेरियन एडवाइस करते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि हो सकता है किसी एक दो केसेस में ऐसा हो गया हो, बट काफ़ी केसेस में ऐसा होता है। आजकल प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डॉक्टर आपको ऑपरेशन के लिए एडवाइस करते हैं, आपको सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। तो आपको एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है, आपको कभी भी इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए, आजकल जो है सिजेरियन डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, बिल्कुल ऑर्डिनरी हो गई है, तो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबकी हुई है, आपकी भी होगी, तो आप इस चीज़ को हमेशा इस चीज़ ऐसे ही लेके चलिए कि मतलब आपकी कोई स्पेशल डिलीवरी नहीं होगी, सबकी हुई है, आपकी भी होगी, और आपकी बॉडी भी रिकवर कर जाएगी जिस तरीके से बाकियों की बॉडी रिकवर हुई है। मैं अपनी बात बता दूं आपको, मेरे दोनों बेबीज़ जो हैं सिजेरियन ही हुए हैं और मेरी बॉडी भी अब रिकवर कर गई है। बस होता क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ी सी जल्दी आपकी बॉडी रिकवर करती है, और सिजेरियन में थोड़ी सी स्लो रिकवर करती है, बट रिकवर करती है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी। और रही बात उस चीज़ की कि मतलब हमारी जो दादियाँ, नानियाँ या पुरानी औरतें हैं, वो ये सब चीज़ें बोलती हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी में यहाँ पेन हो जाएगा, वहाँ पेन हो जाएगा, यहाँ पेन रहेगा, वहाँ पेन रहेगा। तो मैं आपको बता दूँ, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है उनके भी पेन वगैरह होना शुरू हो जाता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, और धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी मत घबराइए। आपके डॉक्टर आपको जो एडवाइस करते हैं, अपने बच्चे को ध्यान में रख के वो उनके कहने पे आप चलें, उनका जो एडवाइस किया है उन्होंने उसको फॉलो करें आप। तो एक ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात हुई, जब आपका बेबी डिलीवर होता है उसके बाद कुछ मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नर्सरी में रखा जाता है, उसमें भी आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि मेरे बेबी को नर्सरी में क्यों रखा गया है। तो ये भी उसकी हेल्थ को ध्यान में रख के देखिए, मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जो हमारा फर्स्ट बेबी था, पहले तो वो उसका जो डिलीवरी डेट था वो था 30 नवंबर को, ठीक है, 30 नवंबर को था उसका डिलीवरी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, बट वो डिलीवर हो गया था हमारा 3 नवंबर को ही। तो होने के बाद डॉक्टर ने हमसे उसके कपड़े मंगवाए, और जब हम उसके कपड़े लेके गए, हमारे हस्बैंड उसके कपड़े लेके गए, तो उसके जो ब्रीदिंग थी उसमें साउंड आ रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसको 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा था। हालांकि उसको कुछ खास मेडिसिन वगैरह उन्होंने नहीं दी, लेकिन उसको 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा था। उस टाइम पे हमें ये फील हो रहा था कि हमारा बच्चा हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट हमारी मदर इन लॉ भी हमसे यही चीज़ कह रही थी कि ये लोग पैसे बनाते हैं, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में भी ऐसा था कि शायद पैसे बनाने के लिए इन लोगों ने हमारा बेबी रखा हुआ है, बट हम उधर रिस्क नहीं ले सकते था, हम उधर डॉक्टर से को फोर्स नहीं कर सकते थे कि हमारा बेबी हमें वापस करे, क्योंकि वो रिस्क था उस टाइम पे। और बेबी बहुत छोटा होता है, तो उस टाइम पे रिस्क आपको लेने के लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, अपने डॉक्टर्स के हिसाब से चलिए। लेकिन जब हमारा सेकंड बेबी हमने डिलीवर किया, हमारे दोनों बच्चे एक ही हॉस्पिटल में हुए हैं, तो सेकंड बेबी उन्होंने हमें होते ही दे दिया था। तो फिर हमें फील हुआ कि ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर्स ऐसे
झूठ नहीं बोलते हैं। एक दो केसेस में हो सकता होगा, ऐसा होता होगा, बट ज़्यादातर डॉक्टर्स ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं। वो ऑब्जर्वेशन में रखते तभी हैं बेबी को जब उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखती है बेबी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेबी के होने के बाद जॉन्डिस। जॉन्डिस एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई है आजकल, प्रॉब्लम क्या कहेंगे हम इसको, जॉन्डिस एक ऐसी वो है कि हर बेबी में जन्म के बाद 90% बेबीज़ में होता ही है। हमारे भी दोनों बेबीज़ को हुआ था। जो हमारा फर्स्ट बेबी है उसको थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से हमें उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। अदरवाइज़ जॉन्डिस का एक ही ट्रीटमेंट है, आप उसको मॉर्निंग की सनलाइट दिखाएं, मॉर्निंग की जो सूरज की किरणें हैं वो दिखाएं, और मदर फीड, इसका यही एक प्रॉपर इलाज है। डॉक्टर भी आपको यही एडवाइस करेंगे। लेकिन अगर आपके बेबी का जो जॉन्डिस है वो बढ़ जाता है, डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं जॉन्डिस का, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि वो डॉक्टर उधर हॉस्पिटल में एडमिट करके उसको फोटोथेरेपी वगैरह कुछ देते हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रोल में आ जाता है। और कुछ बच्चों का इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको जो है उनका ब्लड भी चेंज होता है और उनको खून वून देने की ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसा भी हो जाता है। बट ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, तो इसीलिए हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि सूरज की किरणें और मदर फीड इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दी जॉन्डिस। और उसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है कि जब हमारा बेबी होता है, ठीक है, वो कई बार रोता है, कई बार हंसता है, कई बार पॉटी बार बार करता है, कई बार बिल्कुल नहीं करता है। और कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में बेबी जो पॉटी करता है वो बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है, राइट। और वो रहती है करीबन वो 3 से 4 दिन में भी बंद हो सकती है ब्लैक पॉटी आना, वो 5 से 7 दिन भी ले सकता है, और वो 7 से 10 दिन भी ले सकता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा भी होता है कई बार बेबी जो है पॉटी जो है दिन में 10 बार भी कर रहा है, और ऐसे भी होता है कि बेबी पॉटी जो है 8-8 दिन में करते हैं। वो भी डॉक्टर्स ने हमें बताया वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हमारे दोनों बच्चे बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। जो हमारा फर्स्ट बेबी था उसने वो पॉटी 8-8 दिन में करता था। शुरुआत में तो हम घबरा जाते थे, और 1-2 बार हम डॉक्टर के पास भी गए, और डॉक्टर ने हमें यही सजेस्ट किया कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा बेबी जो है 8-8 दिन में पॉटी करता था। और हम बिल्कुल हैरान थे कि मतलब ये डाइजेस्ट कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि वो फीड लेता था हमारा और वो पॉटी नहीं करता था। और जो हमारा सेकंड बेबी था वो दिन में 10-10 बार पॉटी करता था, उसने हमें बहुत परेशान किया था। बट डॉक्टर ने हमें यही कहा कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। और पॉटी का कलर भी काफ़ी चेंजेस होता है, लाइक फटा फटा, कई बार जैसे पॉटी भी फटी फटी सी होती है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और हाँ, जब बेबी पैदा होता है उसके कुछ दिन बाद बेबी को रैशेज होने शुरू होते हैं, राइट। जो छोटे छोटे रेड कलर के दाने होते हैं, उसमें भी घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि शुरू के कुछ दिन आप थोड़ा सा उसको पाउडर वगैरह से दूर रखें, उसको नॉर्मल गर्म पानी से ही बाथ दें बेबी को, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि मदर के जो अंदर का अंदर की जो मदर की जो गंदगी है वो भी बेबी पे लगी होती है, जिसकी वजह से बेबी की स्किन को रैशेस हो जाते हैं। तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी भी दवाई वगैरह दिलाने की बेबी को ज़रूरत नहीं होती है, उसमें भी घबराने वाली कोई भी बात नहीं होती है। और उसके बाद फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आपकी हेल्थ से रिलेटेड। काफ़ी लोग आपको डॉक्टर्स तो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा लें, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे, क्योंकि आप एक फीडिंग मदर है और आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपका दूध नहीं उतरेगा। जैसे काफ़ी मदर्स की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा दूध नहीं आ रहा है, हम अपनी बेबी को फीड नहीं करवा पा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है, बेबीज़ पे भी डिपेंड करता है। कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं जो एक बार पीने के बाद एक बार अच्छी तरीके से पी लेते हैं और उसके बाद 2-3 घंटे बाद पीते हैं। और कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं कि पीते हैं और एक सिप या 2 सिप लेते हैं और वो थक जाते हैं, क्योंकि एक तरह से वो इनकी एक्सरसाइज होती है। पहले तो बेबीज़ का क्या होता था, जब हमारे टमी के अंदर होते हैं वो कि एक वो जो पाइप होता है, वो पाइप के थ्रू उनका खाना वगैरह सब उनके अंदर जाता है। बट
बट जब बेबी डिलीवर करते हैं उनको सबसे पहले तो प्रेशर लगता है उनके ऊपर, और वो प्रेशर की वजह से उनकी एक्सरसाइज होती है और एक्सरसाइज की वजह से वो सो जाते हैं और वो अपना पेट नहीं भर पाते, जिसकी वजह से बेबीज़ को जल्दी जल्दी भूख लगती है और वो फीड ज़्यादा लेते हैं, लाइक 10-10 मिनट में लेते हैं फीड और 1-2 सिप मार के सो जाते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ये हमारे साथ ऐसा हुआ है। फर्स्ट बेबी में ऐसा हुआ था कि वो 10-10 मिनट बाद फीड लेता था, और सेकंड वाला बेबी जो है वो 2 से 3 घंटे आराम से रह लेता है। उसको हमें ज़्यादा बार बार फीड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। और मैं आपको बता दूं कि बेबी पे डिपेंड करता है, और बेबी को जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में आने में टाइम लगता है, क्योंकि उसकी हैबिट में वो चीज़ आने में टाइम लगता है, और धीरे 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 बेबी हैबिचुअल हो जाता है, और उसी हिसाब से जिस हिसाब से हम उसको रखते हैं उसी हिसाब से होना वो शुरू हो जाता है। लाइक कुछ बेबीज़ जो है दिन में जागते हैं, रात में सोते हैं, और कुछ बेबीज़ रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं, और वो बेबीज़ भी धीरे 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 करके 1 महीने के अंदर मतलब मेरे दोनों बच्चों में मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि दोनों बच्चे मेरे 1 महीने में थोड़ा सा ट्रैक पे आ गए थे, थोड़ा सा हैबिचुअल हो गए थे चीज़ों के। तो बेबीज़ को भी ये चीज़ें समझ में आने लग जाती है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। और रही बात अगर कुछ मदर्स की ये प्रॉब्लम होती है कि हमें दूध नहीं आ रहा है, हम अपने बच्चे को ठीक से दूध पिला नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिएँ, उसकी वजह से आपको दूध अच्छा आना शुरू हो जाएगा। आप उसके लिए आप जीरा वाटर भी पी सकते हैं, बॉइलिंग वाटर में जीरे को आप डाल सकते हैं, और उसको 3-4 मिनट के लिए बॉईल करके आप उसको हल्का ठंडा होने के बाद, लाइक गरम पानी नहीं, बहुत तेज़ गरम नहीं, ठंडा होने के बाद हल्का बट पानी गरम रहना चाहिए, सिप मार के पी सकते हैं। उससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा और आपको क्या कहते हैं, दूध भी उतरेगा। दूसरा और आप उसके लिए आप अजवाइन का पानी भी पी सकते हैं। अजवाइन का पानी भी आपको सेम प्रोसेस से ही बनाना है, बॉइलिंग वाटर में अजवाइन डाल के 2-3 मिनट के लिए उसको बॉईल कर लेना है, उसके बाद उसको पी सकते हैं उस पानी को। उससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा और आपके अंदर फ्लूइड की कमी भी नहीं होगी, और जिसकी वजह से आपको दूध भी प्रॉपर आएगा। बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप घिया वगैरह खा सकते हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं खाने में, और जिसकी वजह से आपको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और दूध भी अच्छा उतरेगा, और आपको अपना दूध भी अपने बेबी को सफिशिएंट, आपके बेबी के लिए आपका दूध सफिशिएंट रहेगा। और उसके बाद अगर मैं आपको एक चीज़ और मैं बताती हूँ, होता क्या है कि जब बेबी आपका बार बार दूध मांगता है, लाइक वो 2-3 सिप मार के अब वो सो जाता है, और फिर 10 मिनट बाद उसको भूख लग जाती है, 10 मिनट बाद रोने लग जाता है, और उसको जब वो दूध मांगता है, तो मोस्टली क्या होता है, काफ़ी लोग ये एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि शायद आपको दूध अच्छा नहीं आ रहा है तो इसको ऊपर का दूध पिला दे। तो उसके लिए मैं आपको बिल्कुल मना करूँगी, क्योंकि डॉक्टर्स भी आपको यही एडवाइस करते हैं कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, क्योंकि माँ के ही सारे जो माँ के अंदर न्यूट्रिशन है वो सारे बेबी को मिल रहे हैं, जो भी आप खा रही हैं, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, वो सब बेबी को मिल रहा है आपके थ्रू। और अगर आप ऊपर का दूध पिला देंगे तो वो उसको नहीं मिल पाएगा, दूसरा उसको डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस में करके बता रही हूँ कि अगर जैसे बीच में कई बार मेरे साथ फर्स्ट बेबी में मेरा ऐसा हुआ था कि लोग यूं ही कहते गए कि आपका दूध कम आ रहा है, तो हमने सोचा शायद कम आ रहा है हमारा दूध, इस वजह से हम 1-2 बार हमने ऊपर का दूध उसको पिला के देखा, बट फिर हमने नोटिस किया कि मेरे बेटे को पेट में प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, या पॉटी बार बार कर रहा है। तो इस वजह से हमने फिर सबको साइड में रखा, डॉक्टर से सलाह ली। डॉक्टर ने हमें यही सजेस्ट किया कि आप अपना ही दूध पिलाएं बच्चे को, और आप किसी के कहने पे मत चले, आप सिर्फ डॉक्टर की सुने और डॉक्टर के कहने पे चले, आप अपना ही दूध पिलाएं बच्चे को। अगर आपने अपना दूध पिलाना बच्चे को कम कर दिया तो आपका दूध आना भी कम हो जाएगा, ये चीज़ फैक्ट है। अगर आपको दूध कम आ रहा है तो आप बच्चे को कंटिन्यूसली अपना पिलाते रहें, धीरे धीरे करके आपका दूध जो है आना शुरू हो जाएगा, और बच्चे के लिए सफिशिएंट होगा आपका दूध। तो यही सब बातें मैं करना चाहती थी आप लोगों से, मुझे लगा कि ये सब बातें करना बहुत ज़रूरी है, और यही सब बातें मैं आप
लोगों से करना चाहती थी। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।